नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें विस्तार से आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं लखनऊ से आ रही एक खबर से। लखनऊ से राज्यपाल लालजी टंडन की सेहत को लेकर खबर है। उनकी हालत अब भी नाजुक है, अभी भी वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन। एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम उनकी सतत निगरानी कर रही है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अस्पताल पहुंचकर उनका हाल जाना है। परिजनों और डॉक्टर से स्वास्थ्य की जानकारी भी ली है। तो इस वक्त की एक अहम खबर आपको बता दें, लखनऊ में इलाज जारी है मध्य प्रदेश के राज्यपाल का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उनका हाल जाना है। एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम सतत निगरानी कर रही है। सेहत को लेकर चिंताएं बरकरार हैं। उनका बहुत बेहतर विश्व स्तरीय इलाज हो रहा है और इलाज की जो व्यवस्था है उससे मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ और हमें विश्वास है कि वो जल्दी स्वस्थ होंगे। और मध्य प्रदेश में तो मेरे मंत्रिमंडल का विस्तार होना है राज्यसभा के चुनाव के बाद, वो आके फिर एक बार शपथ दिलाएंगे। और इस वक्त हमारे सहयोगी नवीन सिंह जुड़ चुके हैं। नवीन, क्या अपडेट मिल पाया है सेहत को लेकर के राज्यपाल महोदय की? देखिए, मेदांता हॉस्पिटल ने जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया है उसमें साफ है कि हालत नाजुक है मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की और उनको वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद आज लखनऊ गए थे और लालजी टंडन से मुलाकात की, उनका हाल जाना है। साथ ही साथ लालजी टंडन के बेटे से, परिवार से शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मुलाकात की है। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि उनकी मुलाकात हुई है और ईश्वर लालजी टंडन को जल्द स्वस्थ करे। चूंकि वो मध्य प्रदेश के गार्जियन भी हैं, मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं, न सिर्फ वो एक राजनेता है बल्कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी हैं। इस नाते भगवान जल्द उनको रिकवर करे, जल्द ठीक उनको स्वस्थ करे ताकि वो वापसी कर सके मध्य प्रदेश में। चूंकि अगले कुछ महीने, कुछ दिन बेहद अहम है मध्य प्रदेश के लिए। तो लगातार दुआओं का और सिलसिला जारी है ताकि जल्द से जल्द लालजी टंडन ठीक होकर, स्वस्थ होकर लौटे। इसके पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मुलाकात की थी लालजी टंडन से, उनका भी हाल जाना था। कई सारे नेताओं ने मध्य प्रदेश के सीधे तौर पर फोन पर उनसे बातचीत की है, उनके परिजनों से, उनके परिवार के लोगों से, और हालचाल जाना है। फिलहाल जो मेडिकल बुलेटिन है पुनीत, उसको देख के ये जरूर लगता है कि स्थिति सामान्य तो नहीं है, हालत नाजुक है। जिस तरीके से हेल्थ बुलेटिन में लिखा भी गया है कि राज्यपाल लालजी टंडन की हालत नाजुक है और उनको वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। तो ये फिलहाल कह पाना मुश्किल है पुनीत कि राज्यपाल लालजी टंडन कब तक अस्पताल से छूटते हैं, कब तक स्वस्थ होकर घर लौटते हैं, लेकिन दुआओं का और मिन्नतों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे डिटेल के लिए नवीन। तो नवीन जो जानकारी दे रहे थे कि हेल्थ बुलेटिन जारी हो चुका है, सेहत चिंताजनक अभी भी बनी हुई है। हालांकि दोपहर में उनकी स्थिति कंट्रोल में बताई गई थी। मुख्यमंत्री ने भी पहुंचकर हाल जाना है। पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मुंगावली और अशोकनगर सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बनाए गए समन्वयक और पदाधिकारियों की एक मीटिंग ली। चर्चा के दौरान ये बात सामने आई कि 22 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी तय हैं। उन्होंने प्रचार भी शुरू कर दिया और ऐसे में कांग्रेस को जल्दी ही अपने प्रत्याशी तय करने चाहिए ताकि वो भी जनता के बीच जाएं और पर्याप्त समय उनको मिल सके। बैठक में पूर्व सीएम कमलनाथ ने संकेत दिया कि 24 सीटों पर सर्वे का काम जारी है। रिपोर्ट में जिसका नाम आएगा पार्टी उसे प्रत्याशी बनाएगी। बैठक में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, सज्जन सिंह वर्मा और फूल सिंह बरैया भी मौजूद रहे। वहीं सत्ता पक्ष बीजेपी भी उपचुनाव की तैयारी को तेज कर चुका है। भोपाल में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के चुनाव प्रबंधन दफ्तर का शुभारंभ किया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी मौजूद रहे।
मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा। बदनावर के 300 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी दफ्तर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कांग्रेस के बागियों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। पूर्व विधायक राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव के समर्थन में 300 कार्यकर्ताओं के साथ धार लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे दिनेश गिरवाल ने भी बीजेपी की सदस्यता ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दफ्तर में उपचुनाव के लिए बनाए गए चुनाव प्रबंध समिति कार्यालय का शुभारंभ किया। कांग्रेस पार्टी में अवहेलना ज्यादा हो रही थी और जो न्याय है, न्याय के लिए कोई सुनवाई नहीं थी। मेरे लोकसभा क्षेत्र में भी मैंने जिन लोगों ने विरोध में काम किया उनकी भी शिकायत करी, लेकिन हमारी कांग्रेस में कोई सुनने वाला, तो हमने त्याग पत्र पहले ही दे चुके थे और आज भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। भाव आपका समाज सेवा का भाव एक ही होना चाहिए और आपके क्षेत्र का हित, आपके राष्ट्र का हित सर्वोपरि है और राष्ट्रहित पार्टी से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण और बड़ा होता है कि आने वाले समय में सब मिल के काम करेंगे और क्षेत्र का और प्रदेश का एकजुट होकर विकास। और हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे हम उनका रुख करते हैं। सुधीर, अब बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी, दफ्तर जो है उसकी शुरुआत भी कर दी है और कई सारे बागी कांग्रेस के अभी भी बीजेपी में प्रवेश कर रहे हैं। पूरी तरह चुनावी मोड है। देखिए, बिल्कुल कहना होगा कि चुनावी मोड में बीजेपी पूरी तरह नजर आ रही है और न केवल प्रचार प्रसार बल्कि जो कार्यकर्ता कांग्रेस के थे उनको बीजेपी में शामिल कराने का सिलसिला भी लगातार जारी है। जो संख्या शुरुआत में 25, 50, 100 और 200 हुआ करती थी, अब वो बढ़कर 300 से ऊपर जा रही है। प्रदेश कार्यालय के अंदर ही पूरी सदस्यता दिलाई जा रही है और माना जा रहा है कि इसके बाद क्षेत्र में सम्मेलन के जरिए कल जिस तरीके से सांची में कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया था और बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई थी, लगभग इसी तरीके के आयोजन होंगे जो कि एक प्रचार का भी हिस्सा रहेंगे। आज पूरे बीजेपी प्रदेश कार्यालय की बात करें तो न केवल कार्यकर्ताओं को शामिल करना बल्कि प्रचार प्रसार के आगे बढ़कर जो चुनावी प्रबंधन है उसको लेकर भी बीजेपी प्रदेश कार्यालय के अंदर कार्यालय का उद्घाटन किया गया था। इसके संयोजक भूपेंद्र सिंह बनाए गए हैं और साथ ही साथ जो चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्य उनको अलग अलग जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है कि किसको क्या काम करना है। यानी बीजेपी पूरी तरह चुनावी मोड में और किसी वक्त अगर चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है तो कम से कम बीजेपी ने अपनी तैयारी पूरी की है। वहीं पर अगर कांग्रेस की बात करें पुनीत, तो आज कांग्रेस में भी जो अशोकनगर जिले थे वहां पर प्रत्याशी चयन को लेकर बैठक हुई है। कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ी मुश्किल जो है प्रत्याशी के चयन को लेकर है, लिहाजा बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को काम करने के निर्देश पहले ही प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की ओर से दिए जा चुके हैं और कांग्रेस का जो पूरा जो मैनेजमेंट एक सिस्टम पिछली बार कमलनाथ के हाथ में था वो इस समय सक्रिय है और ऐसे में जिताऊ प्रत्याशी की तलाश कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। कांग्रेस की आज बैठक जिसमें हुई उसमें न केवल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मौजूद रहे बल्कि जो फूल सिंह बरैया ग्वालियर चंबल अंचल से राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए गए हैं, जिनको इस बेल्ट में एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर कोई एक महत्वपूर्ण भूमिका उनकी देखी जा रही है, उनको भी इस बैठक में शामिल किया गया और साफ तौर पर यह तय किया गया कि जो लोकप्रियता का आधार प्रत्याशी अपनी ओर से बनाए जा रहे हैं उसको लोकप्रियता का पैमाना नहीं माना जाएगा। क्षेत्र में सर्वे जो कार्यकर्ता और जनता के बीच में कराया जाएगा वो जो लोकप्रिय चेहरा सामने निकल कर आएगा उसको टिकट कांग्रेस की ओर से दिया जाएगा। इसमें बीजेपी से शामिल हुए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं, कांग्रेस के खाटी कार्यकर्ता भी शामिल हो सकते हैं। यानी कि कहना होगा कि चुनावी मोड पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों नजर आ रहे हैं, पर लेकिन बीजेपी के सामने 22 चेहरे खुलकर पहले से ही मैदान में है, लिहाजा 2 चेहरों को लेकर बीजेपी को मशक्कत करनी है और यही वजह है कि बीजेपी अब चुनाव प्रचार, बूथ मैनेजमेंट इस ओर ज्यादा ध्यान दे रही है। वहीं पर कांग्रेस के पास में फिलहाल प्रत्याशी चयन को लेकर जो बैठ गए उसका दौर जारी है। पुनीत, चले तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी को भी थोड़ा और जल्दी अपने कैंडिडेट को तय करना पड़ेगा और इसकी चिंता में पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दिखाई भी पड़े। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वैसे राजनीति जो ना करवाए सो कम है, इसकी बानगी एक बार फिर मध्य प्रदेश में दिखी है। कोरोना से बचाव के साधनों को चुनावी हथियार बनाया गया। इस हथियार का उपयोग मध्य प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में दिखेगा। कोरोना चेन तोड़ने के लिए सड़क हो या बाजार, घर से निकलते ही फेस मास्क अनिवार्य है। जब मास्क लगाना अनिवार्य है तो राजनीतिक दलों ने कोरोना से बचाव के इस तरीके यानी मास्क का उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए करना शुरू कर दिया। राजनीतिक दलों की डिमांड पर व्यापारियों ने भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी कांग्रेस दिग्गज नेताओं के फेस वाले मास्क उपलब्ध करा दिए। किसी मास्क पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का फेस छपा है तो किसी पर पूर्व सीएम कमलनाथ का। तो कार्यकर्ताओं को बांटने के लिए कुछ मास्क पर फूल और पंजे भी छपे हैं। इस बीच मास्क को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है।
मास्क क्यों पहनना पड़ रहा है? ये इनकी वजह से पहनना पड़ रहा है। और ये अपना फ़ोटो भी लगा रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर पूरे उसमें एक संदेश जाएगा कि ये कोरोना मास्क है। निश्चित रूप से आज कोरोना का कहर जारी है और जिस तरीके से भारत की सरकार ने इसको रोकने के लिए, रोकथाम के लिए बड़े काम करके दिखाए, उसमें मास्क जो है अपने आप में सरकार के लिए एक बड़ा सिंबल बनकर निकल कर आया है। लेकिन यदि कांग्रेस पार्टी सोचती है कि मास्क के पीछे अपने काले चेहरे को और 15 महीने की काली करतूतों को छिपा लेगी, तो इस बात को भूल जाए। जनता उसके चेहरे को बखूबी पहचान चुकी है और जनता भरपूर जवाब 24 उपचुनाव में देने वाली है। मध्य प्रदेश में फर्जी वीडियो को लेकर नेताओं की जुबानी जंग थम नहीं रही है। सीएम शिवराज ने एक फर्जी वीडियो को ट्विटर पर पोस्ट करने के बाद बीजेपी के चौतरफा हमले झेल रहे दिग्विजय सिंह ने भी शिवराज सिंह चौहान को करारा जवाब देने की तैयारी कर ली। पूर्व मुख्यमंत्री ने 16 मई 2019 को राहुल गांधी के भाषण के वीडियो को रीट्वीट किया, जिसे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया था। सीएम शिवराज ने कर्ज माफी समय पर न होने को लेकर राहुल गांधी पर तंज कसते हुए इसे ट्वीट किया था। जांच के बाद सामने आया कि वो वीडियो एडिट किया हुआ था। दिग्विजय सिंह ने अब उसी वीडियो के जरिए ये दावा किया कि वो भी शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ उसी थाने में केस दर्ज कराएंगे जहां उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सीएम शिवराज के खिलाफ एफआईआर कराने के दावे पर बीजेपी नेता हमलावर हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय पर चुटकी लेते हुए कहा, हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। वहीं महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह पर हमला बोलते हुए उन्हें सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की नसीहत दी। जब से मैंने बुदनी क्षेत्र के आदिवासियों को जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान के निकट दलालों ने ठगा है, मैंने ये पत्र लिखकर उनसे कहा है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो मुझे मजबूरी में आकर आपके घर पे धरना देना पड़ेगा। उस बात से तिलमिलाई हुई है भारतीय जनता पार्टी और उन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जिस प्रकार से उन्होंने राहुल गांधी जी का वीडियो एडिट करके झूठा चलाया और रोज जिस प्रकार के झूठे फेक न्यूज़ डालते हैं, उस पर भी क्या कार्रवाई होगी? कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ इस तरह की एफआईआर करें, उसमें एमएलएज पूर्व मंत्री वगैरह जा रहे हैं और ये परंपरा गलत है और उसकी उन्होंने निंदा की है। मैं क्या बोलूँ, मैं तो स्वास्थ्य मंत्री हूँ, इसलिए मुझे वो स्लोगन याद आता है कि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। इसने हमेशा षड्यंत्र किया और इसमें सबसे ऊपर नाम दिग्विजय सिंह जी का है। मैं समझता हूँ कि एक सीनियर लीडर को इस प्रकार अविश्वसनीय काम नहीं करना चाहिए। उनके स्टाफ ने किसी ने गलती की है तो उन्हें माफी मांगना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने राज्यसभा चुनाव को लेकर दिग्विजय सिंह को जमकर घेरा। दिग्विजय सिंह को घेरते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि फूल सिंह बरैया को दिग्विजय सिंह हराना चाहते हैं, इसीलिए उनको पीछे किया जा रहा है। जब बरैया को चुनाव जिताना नहीं था तो उन्हें प्रत्याशी क्यों बनाया? इंदौर में बीजेपी के घर घर संपर्क अभियान की शुरुआत करते हुए इंदौर में कोरोना फैलने के पीछे पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया। हालांकि विजयवर्गीय ने हालात को अब कंट्रोल में बताया। कितना दलितों की चिंता करती है। फूल सिंह बरैया का फॉर्म भराया कांग्रेस से और अब उनको हराने की पूरी योजना भी दिग्विजय सिंह जी ने बना ली। तो फॉर्म ही क्यों भराया? इस प्रकार दलित व्यक्ति को अपमानित करने की क्या आवश्यकता है? यदि फूल सिंह बरैया को राज्यसभा सदस्य बनाना है, स्वयं सेक्रीफाइस करे, हट जाए, अपना नाम हटाए वहाँ से। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट करके शिवराज सरकार पर निशाना साधा, जिसमें सलूजा ने चना खरीदी में अव्यवस्था को लेकर तंज कसा है। सलूजा ने ट्वीट में लिखा, बिकाऊ के खिलाफ टिकाऊ का हमला जारी रहेगा। कोलारस से बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री न तो फोन उठाते हैं, न पत्र का जवाब देते हैं। इसके बाद कांग्रेस को बीजेपी सरकार पर हमले का मौका मिला। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों पर होने वाले चुनाव के पहले कांग्रेस विधायक दल की बड़ी बैठक बुधवार को होगी। विधायक दल की बैठक के लिए बतौर पर्यवेक्षक मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक आ रहे हैं। मुकुल वासनिक विधायक दल की बैठक में आलाकमान की तरफ से ये इशारा देंगे कि राज्यसभा में दिग्विजय सिंह जाएंगे या फूल सिंह बरैया।
हालांकि अब तक कांग्रेस ने स्पष्ट नहीं किया कि दोनों ही नेताओं में से प्राथमिकता किसे दी जाएगी। मुकुल वासनिक विधायक दल की बैठक में विधायकों को वोट करने का तरीका भी बताएंगे। किसने कहा एक दला चाहता है? कांग्रेस में सर्वसम्मति से तय 2 उम्मीदवार हैं हमारे, दिग्विजय सिंह और फूलसिंह बरैया। हमको उम्मीद है कि हमारे दोनों उम्मीदवार जीतेंगे। भाजपा में जो असंतोष है उसका फायदा मिलेगा, क्रॉस वोटिंग होगी। जो पार्टी में तय होगा, पार्टी में जो उम्मीदवारों का वरीयता और नंबरिंग तय हुआ उसी नंबर से वो दावेदार हैं और उसमें कोई विरोधाभास नहीं है, कोई धड़ेबाजी नहीं, कोई गुटबाजी नहीं। धार के घाटा बिल्लौद में पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट एक युवक ने जहर खाकर जान दे दी। जानकारी के मुताबिक महेश योगी नाम के युवक का उसके मकान मालिक से विवाद था। मकान मालिक ने युवक की मां के साथ मारपीट कर दी, जिसकी युवक ने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज तो कर ली लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। आरोपी मकान मालिक ने फिर युवक और उसकी मां को धमकाया, जिससे परेशान युवक ने सोमवार को पुलिस चौकी पहुंचकर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए जहर खा लिया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। रात 11 बजे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल के बाहर शव वाहन को रोककर सड़क जाम कर दी। करीब 1.5 घंटे बाद एसपी देवेंद्र पाटीदार की समझाइश के बाद परिजन सड़क से हटे। इधर पुलिस सारे आरोपों को नकार रही है। जबलपुर में आज सुबह एक प्रेमी जोड़े ने जहरीली दवा खाकर नर्मदा नदी में छलांग लगा दी। हालांकि स्थानीय नाविकों की सूचना पर पुलिस पहुंची, प्रेमी जोड़े को बचा लिया, अस्पताल में भर्ती करा दिया। ये दोनों नरसिंहपुर के गोटे गांव के हैं, जिनके बीच 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा है। दोनों शादी करना चाहते हैं लेकिन परिजन तैयार नहीं। लॉकडाउन की वजह से मिल नहीं पा रहे थे। जैसे ही लॉकडाउन से राहत मिली, दोनों बाइक से जबलपुर के तिलवारा पुल पहुंचे और नर्मदा में छलांग लगा दी। फिलहाल प्रेमी प्रेमिका का मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज जारी है। दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। कि पेपर देने के बाद इधर निकली है। अफेयर का मामला था, बट घर वाले उसके साथ थे, शादी करने के लिए राजी नहीं है, जिसके कारण ये गुस्सा होकर यहाँ आत्महत्या करने की नीयत से आई थी। जैसे ही जानकारी मिली पुलिस वहाँ पहुँच गई और उसको बचा के ले आई। घर वाले को संपर्क किया गया, बुलाया गया और उनके सुपुर्द किया गया। पन्ना में प्रशासन की मौजूदगी में बाल विवाह का मामला सामने आया, जहां सिमरिया क्षेत्र के महंगा पहाड़ पर प्रशासनिक मदद से बीते 21 मई को नाबालिग की शादी हुई। लड़की के माता पिता की मौत हो चुकी है। पारिवारिक दायित्व निभाने वाला कोई दूसरा नहीं था। दूर के रिश्तेदारों ने प्रशासन की मदद मिली तो शादी करवा दी। शादी में तहसीलदार समेत कई जिम्मेदार शामिल हुए, लेकिन अब आधार कार्ड और शिक्षा पोर्टल से लड़की का जन्म 2005 में होने का खुलासा हुआ, यानी लड़की 15 साल की है। फिलहाल मामले में कलेक्टर से लेकर तमाम अधिकारी कुछ कहने को तैयार नहीं। जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी का कहना है जानकारी मिली है, लेकिन विस्तृत जांच कराकर ही वो उसमें कुछ कर पाएंगे। भारत चीन के बीच में एलएसी पर 3 भारतीय जवान विवाद में शहीद हो गए, जिसको लेकर जगह जगह लोग चीन का विरोध कर रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने, एक भोपाल की, दूसरी इंदौर की। भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने चीन के प्रोडक्ट झंडे और राष्ट्रपति का पुतला फूंककर नाराजगी जताई। शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए सरकार से चीन को सबक सिखाने की अपील की। इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चीन का झंडा जलाकर विरोध किया। चीन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार से मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की। कहा कि सेना की शहादत को कोई सहन नहीं करेगा। भोपाल में आज सुबह एक बार फिर टिड्डियों ने हमला कर दिया। लाखों की संख्या में टिड्डी दल विधानसभा से लेकर एमपी नगर तक मंडराता दिखा। कॉलोनी में टिड्डियों के हमले से दहशत फैल गई। सोमवार को केमिकल के छिड़काव में बड़ी संख्या में टिड्डियों का खात्मा तो हुआ, लेकिन मंगलवार सुबह फिर रोशनपुरा, मालवीय नगर, टीटी नगर विधानसभा इलाके में लाखों की संख्या में टिड्डियों के हमले से लोग परेशान दिखाई पड़े। मध्य प्रदेश के कई इलाकों से होते हुए राजधानी भोपाल में टिड्डी दल का हमला हुआ है। 2 दिन पहले टिड्डी दल ने भोपाल में प्रवेश किया था, पर लेकिन अब पूरे शहर में टिड्डी दल का कब्जा जो है बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। आप देखेंगे भोपाल के एमपी नगर इलाके जो कि शहर के बिल्कुल मध्य में है, वहाँ पर टिड्डी दल जो है वो प्रवेश कर चुका है। और पेड़ों के आसपास अगर मैं दिखाना चाहूँ, अगर दिखा सके तो किस तरीके से पेड़ों पर और जो
दूसरी जो वनस्पति है उनके ऊपर टिड्डी दल का ये हमला बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। हालांकि भोपाल में टिड्डी दल 2 दिन पहले इसकी एंट्री हुई थी और उसके बाद में ये माना जा रहा था कि शायद कृषि विभाग या फिर प्रशासन के द्वारा इनको भगाने के पर्याप्त इंतजाम किए जाएंगे, पर लेकिन लगातार 2 दिन से प्रवास जो है ये कहीं ना कहीं किसानों की चिंता बढ़ाए हुए है और टिड्डियों के हमले के बाद में कितना नुकसान होता है फसलों को लेकर ये आकलन भी करना होगा। पर लेकिन टिड्डियों के इस भोपाल में टिड्डी दल के आगमन के बाद में जरूर लोगों में एक कौतूहल बना हुआ है कि आखिर ये टिड्डी दल आया है तो कहाँ से आया और इसकी जो नुकसान है वो आखिर कितना होगा। कैमरामैन विनीत के साथ सुधीर डंडोतिया, IBC24 भोपाल। नरसिंहपुर पहुंचे केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कलेक्टर, SP समेत आला अधिकारियों से मुलाकात कर जिले में कोरोना के हालात और उससे निपटने के उपाय को लेकर चर्चा की। सारा देश एकजुट है, हमारे पास जितने संसाधन हैं उससे हर राज्य के सामंजस्य के साथ इस जंग से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। इंदौर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच में अनलॉक के बाद प्रशासन पूरे शहर की दोबारा स्क्रीनिंग करने जा रहा है। इसके लिए 1844 टीमें बनाई गई। कंटेनमेंट एरिया की 3.25 लाख आबादी और बाहर 26 लाख आबादी का सर्वे बुधवार से शुरू होने जा रहा है। इसके लिए प्रशिक्षण दिया जा चुका है। महासमुंद में कई परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि न मिलने से परेशान है। पहली किश्त आने पर कच्चा घर तोड़कर पक्का बनाना शुरू किया, उसके बाद हितग्राहियों को पैसे नहीं मिले, आवास अधूरे पड़े हैं। परेशान पीड़ित साल भर से तंबू में रहने को मजबूर हैं। इंदौर में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। आज 21 नए मरीज मिले। इसको मिलाकर मरीजों की संख्या 4090 पर पहुंच गई। लगातार तीसरे दिन 4 लोगों की मौत होने के बाद मौत का आंकड़ा 178 पर पहुंच गया। शहर में एक्टिव मरीजों की संख्या 930 है। 10 दिन में जितने सैंपल लिए उनमें से 75 से 80 खराब हुए हैं। कोरोना वायरस की चेन ब्रेक करने और संक्रमण से बचाने की कवायद के बावजूद लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। सरकार के जिन कर्णधारों के कंधे सोशल डिस्टेंसिंग पालन कराने का जिम्मा है, उनकी नाक के नीचे सरकारी दफ्तरों में ही लोग भीड़ जमा कर रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC24। नमस्कार।